नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विपक्षी महागठबंधन में तकरार इस कदर बढ़ रही है कि तेजस्वी यादव अब अकेले यात्रा निकाल रहे हैं, एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अपने किसी भागीदार दल को शामिल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आरजेडी की ये यात्रा है, तो इससे कई सवाल उठ रहे हैं गठबंधन की एकता पर भी। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी कि वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया था, उसमें ऐसा लगता है कि अपने अपने हिस्से के फैसले ढूंढ रही हैं सभी की सभी जमातें। वो ये देख रही हैं कि उनके लिए इसमें क्या है। हालांकि इसमें भी डमाडोल स्थिति है। पहले स्वागत किया, अब कुछ और भी बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या है इस अंतरिम फैसले में और किनके हिस्से में क्या है, इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि जो जीएसटी सुधार लागू होने वाले हैं 22 सितंबर से, उसमें अन्नदाता किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए कैसी बड़ी बड़ी राहत दी गई है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाले हैं। पूरा आपको ब्यौरा देंगे, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल के शिमला और मंडी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त। देश को नशा मुक्त करने के संकल्प पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट भी की जारी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर रहे हैं मुलाकात। राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली में आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता। इस साल मार्च में शुरू हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना है इसका उद्देश्य। और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव की आज से बिहार अधिकार यात्रा। लेकिन कांग्रेस सहित महागठबंधन के भागीदार दलों को इस यात्रा से दूर रखने पर विपक्षी गठबंधन की एकता पर उठे सवाल। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की कि बिहार में किस तरह से तेजस्वी यादव एकला चलोरे की नीति पर चल रहे हैं क्या, क्योंकि यात्रा निकाल रहे हैं और अपने भागीदार दलों को साथ नहीं ले रहे हैं। और तकरार मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है क्या, इसी पर बात करेंगे। दरअसल एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसके बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर अकेले ही निकल पड़े हैं। तो मीडिया में राहुल गांधी की जो चर्चित वोटर अधिकार यात्रा थी, उसकी अगली श्रृंखला है, इस पर चर्चा है, या फिर यह कि बतौर सीएम चेहरा बनकर सीधे जनता के बीच तेजस्वी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्योंकि भागीदार दलों ने तो सीएम घोषित किया नहीं, तो सीधे जनता के बीच पहुंच रहे हैं क्या। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी को सीएम फेस मारने से इनकार कर दिया था। तो तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि सभी 243 सीटों पर लड़ने का हम तैयारी कर रहे हैं, लड़ने की, इसका उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने इसे अपना अपमान समझा और गठबंधन की बैठक से किनारा करने की पहल कांग्रेस ने तेज कर दी है। और नाराजगी की जो मुख्य वजह है, वो जानकार बता रहे हैं कि ये जो जिताऊ सीट है, उस पर कांग्रेस की जिद है कि हमें ये वाली सीट दे दीजिए, इस पर हम जीत जाएंगे। लेकिन सवाल है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा अलग से क्यों? फिर वोट चोरी का जो मुद्दा तेजस्वी यादव की यात्रा से गायब क्यों हो गया? अभी इस मुद्दे को तेजस्वी नहीं उठा रहे हैं, जबकि बिहार अधिकार यात्रा जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसमें वो क्या उठा रहे हैं? दवाई, पढ़ाई और कमाई, ये मुद्दा उठा रहे हैं। यानी राहुल गांधी वाले मुद्दा को छोड़ दिया। तो क्या यह मुद्दा बदल गया है, या फिर ड्राइविंग सीट के सारथी अब खुद ही नायक बन गए हैं? राहुल गांधी अपनी 15 दिनों की यात्रा में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर
दस्तक देने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वो यात्रा की थी। लेकिन पूरी यात्रा में तेजस्वी के साथ होने के बावजूद उस समय सुर्खियों में तो सिर्फ राहुल गांधी ही बने रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपना बार्गेनिंग पावर मजबूत होना मान लिया है, इसीलिए अब ज्यादा सीटें और जिताऊ सीटें मांग रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी 5 दिनों की जो यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा, इसमें 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। जहानाबाद से शुरू हुई इनकी यात्रा वैशाली में खत्म होने वाली है। तो जाहिर है कि आरजेडी की भरपूर कोशिश होगी कि इस यात्रा में तेजस्वी की एक मजबूत लीडर की छवि जनता के बीच में आए। और तेजस्वी की ये यात्रा जहानाबाद से शुरू हुई है, जहां 2020 में भी आरजेडी ने बड़ी कामयाबी दर्ज की थी। लेकिन उन्हें उन जगहों पर भी फोकस करना होगा जहां एनडीए ने बढ़त ली थी। उससे भी बड़ी चुनौती यह भी है कि इस इलाके में वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश की थी। तो अब तेजस्वी अपने आरजेडी को सक्रिय करके अपनी ताकत का एहसास गठबंधन के दलों को करवाने वाले हैं क्या? महागठबंधन की मुश्किल यह भी है कि सीपीआईएमएल अपने स्ट्राइक रेट के आधार पर और ज्यादा सीटें चाह रही है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब हुआ था, जबकि आरजेडी उस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर महागठबंधन का मुकाबला एनडीए से है। आरजेडी खुद 150 सीटों पर मुकाबले की लिए तैयारी कर रही है। बाकी बच गए 93 सीट, उस पर कांग्रेस सहित बाकी दलों को भी सभी को एडजस्ट करना है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि एकला चलो रे का नारा देकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अपनी दावेदारी दिखा सकते हैं, लेकिन बिहार के सियासी समीकरण में अकेले तेजस्वी यादव हर वर्ग के बीच क्या प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसे अभी बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच दोनों पक्ष तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में पीएम मोदी ने बिहार में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी तो घुसपैठियों की वकालत करते हैं। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि घुसपैठ के लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल जो है मुद्दों से भटकाना है, असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव को बिहार में मोदी और नीतीश कुमार के काल में हुए विकास को देखना चाहिए कि कितना फर्क है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। तो ये बिहार में जो मुद्दा है वो एक तरफ तो एनडीए बनाम महागठबंधन है, फिर महागठबंधन के अंदर भी है आरजेडी बनाम कांग्रेस और बाकी दल भी। तो
किस तरह से ये समीकरण बन रहा है और तेजस्वी यादव क्या कुछ अलग मन बना रहे हैं क्या इस अधिकार के यात्रा के जरिए, बिहार अधिकार यात्रा के जरिए? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। साथ में हमारे साथ प्रेम पटेल जी, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रेम रंजन पटेल जी आपका भी इस चर्चा में। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण भी पटना से जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्र भी हमारे सलाहकार संपादक यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं पहले मधुरेश के पास चलता हूं, उनसे कुछ अपडेट लेता हूं। मधुरेश जरा बताइए, ये तेजस्वी यादव अलग यात्रा निकाल रहे हैं और किसी को नहीं पूछा, कांग्रेस को भी नहीं पूछा और महागठबंधन के किसी भी साथी को नहीं पूछा। क्या तर्क दे रहे हैं आरजेडी के लोग? क्योंकि जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, तो सभी को साथ लिया। तेजस्वी जी क्यों नहीं साथ ले रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आरजेडी के लोग कि क्यों नहीं लिए साथ? देखिए, राजद का कहना है कि उनकी ये निजी यात्रा है, ये पार्टी विशेष की यात्रा है, इसलिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन एक घटनाक्रम पीछे का और देखेंगे, जब वो मुजफ्फरपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे एक जनसभा के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि 243 सीट्स पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं और ये घोषणा इसके बाद में अकेले यात्रा पर निकलने की उनकी जो कवायद है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल पैदा कर रही है। और ये आम जनता भी देख करके हैरान है कि 10 दिन पहले दो नेता आपस में हाथ जोड़े हुए मंच पे खड़े थे और एकता का प्रतीक बने हुए थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक नेता उनसे अलग हो जाता है, अकेले बिहार में सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहता है और फिर अकेले यात्रा पर निकल जाता है। बड़ी बात यह है कि कमोबेश अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तेजस्वी यादव का जो यात्रा का रूट है वो मोटा मोटी वोटर अधिकार यात्रा का ही रूट है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी मगध, कोसी और उसके बाद फिर वैशाली वाला जो क्षेत्र था, उसके बाद पटना तक उनकी यात्रा चली थी और कमोबेश यही जो यात्रा का रूट है वो तेजस्वी यादव का भी है। यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की जा रही है, उसके बाद आज वो रात्रि में पटना लौट आएंगे, इसके बाद नालंदा जाएंगे और उसके बाद सहरसा, मधेपुरा, उजियारपुर होते हुए वैशाली में 20 तारीख को यात्रा का समापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है, ये फिर से उनको रिवाइव करने की क्या जरूरत पड़ी, ये एक बड़ा सवाल जनता भी जानना चाह रही है, जिसका जवाब अभी साफ तौर पे जो राजद के नेता हैं, जो राजद के प्रवक्ता हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मन में अंदर अंदर कुछ चल रहा है। विनोद जी, अंदर में क्या चल रहा है? क्योंकि जो सवाल है कि राहुल गांधी ने यात्रा की तो भाई साथ में तो लिया सभी को, ठीक है, और तेजस्वी जी साथ में नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं ये पार्टी की निजी यात्रा है। तो जब महागठबंधन है तो ये निजी यात्रा क्यों, ये तो सवाल उठेगा। इसकी चर्चा तो बिहार से लेकर के दिल्ली तक होगी। लाल जी, मैं अभी आपके स्टोरी जब देख रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा जो नोटिस करने वाली बात लगी कि अभी आपने उस बस में आपने देखा होगा कि सिर्फ तेजस्वी, ना उसमें लालू यादव है ना राबड़ी देवी है। तो आप ये देख लीजिए कि सबसे पहला मैसेज तो यही है इस यात्रा में कि अब या तो तेजस्वी यादव ने ये मान लिया है कि उनकी जो विरासत है वो लालू यादव और राबड़ी देवी की जो सरकारें रही है उसी से इनकी आरजेडी है, अभी वो पार्टी के अध्यक्ष भी है और इस पूरे बस में सिर्फ तेजस्वी है, कहीं लालू यादव नहीं है। तो क्या तेजस्वी यादव अपनी लेगेसी को छोड़ना चाहते हैं या उनको लगता है कि ये एसेट के बदले अब लालू और राबड़ी का जो ये रहा है काल वो अब एक बर्डन हो गया है? तो ये बात उन्होंने पहले भी की थी। 2020 में भी आरजेडी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था और सारे पोस्टर से लालू यादव और राबड़ी देवी को गायब कर दिया था। फिर अचानक काफी दिन के बाद हमने देखा कि वो पोस्टर फिर लालू और राबड़ी के बाद ही तेजस्वी का आता था जी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक जो आप सीन देख रहे हैं वो सिर्फ तेजस्वी वाला एक सीन है और वो सिर्फ तेजस्वी इसलिए आया है कि वोट अधिकार यात्रा में जो माहौल बनाने की कोशिश हुई 15-16 दिन की यात्रा में, तो उसमें सिर्फ राहुल ही हुए थे जी। तो उसका जवाब भी ये है कि सिर्फ तेजस्वी
और दूसरा जो मैं इसमें ये समझ रहा हूं कि आप देखिए कि एक मजबूरी भी आप समझिए कि उस वोट अधिकार यात्रा में जो लोग थे, जिस कद्दावर नेता बैठे हुए थे या उस यात्रा में शामिल हो रहे थे, उसमें राहुल गांधी के साथ अगर तेजस्वी थे, तो आप ये देखिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन आते थे, कभी आप ये देखिए कि उसमें अखिलेश यादव आते थे, कभी इस तरह के बड़े बड़े नेता, उस तरह का वो एक पूरे रोड के यात्रा में प्रियंका गांधी होती थी। तो ये अभी तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिहार में जो कांग्रेस के बचे खुचे लोग हैं उनको किसको हम शामिल कर लें। एक पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी मधुरेश बता रहे थे कि आखिर ये जो सीट शेयरिंग का जब से ये एक पहली बैठक हुई और उसके बाद परसों ही जो राजेश राम उनके विधायक अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके यहाँ मीटिंग थी, आरजेडी ने बाइकआउट किया, अगले दिन कांग्रेस ने बाइकआउट किया। तो ये साफ दिखा रहा है कि सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस जो चाहती है वो कम से कम आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, एक तो ये बात, दूसरा मुख्यमंत्री वाला चेहरा जो है वो तो है ही बोन ऑफ कंटेंशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। संदीप जी भाई, ये तो बिल्कुल एक पूरा सा, आपने तो पूरा एकदम बड़ा दिल दिखाया था, वोटर अधिकार यात्रा में सभी को बुलाया, सभी को शामिल किया, गाड़ी पर जगह दी, सब कुछ दिया, लेकिन आपको तो ये जो है इन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया, उनको आपको साथ लिया ही नहीं। और बात खाली सिर्फ ये नहीं है कि इस यात्रा में साथ नहीं लिया, विनोद जी ने अभी लंबा सिलसिला बताया कि बैठकें हो रही हैं और आप उस बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। भाई क्या बात है, मामला क्या है? देखिए लाल जी, अब वो उनकी यात्रा है, वो एक पार्टी के नेता है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, हम शुभकामनाएं उनको देते हैं। लेकिन अभी जो 66 विधानसभाओं में यात्रा जा रही है, पहली बात तो वो जिले भले हैं, लेकिन वो 66 की 66 विधानसभा, वो जो 110 विधानसभा में यात्रा निकली थी, वो एक भी विधानसभा वो नहीं है। 66 की 66 विधानसभा वो 110 से इतर है। तो कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि जहां पर यात्रा नहीं पहुंच पाई थी वहां पर उनका पहुंचने का प्रयास है। अब रही बात नहीं बुलाने का, वो उनकी मंशा है कि उन्होंने अन्य दलों को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, यहाँ तक कि जैसा कि विनोद जी ने बताया कि लालू जी और राबड़ी जी का फोटो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो उनकी सोच होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये देखिए कोई भी गठबंधन हो वहां पर सीटों की मारामारी रहती ही रहती है, और जो भी जिंदा दिल जो है गठबंधन साथी होंगे वहां तो और होंगे। अब ये अलग बात है कि हम के एक अध्यक्ष है मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और कल हमने उनका वीडियो देखा तो मोदी जी मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझको 20 सीटें दे दीजिए, नहीं तो हम जो है मान्यता प्राप्त दल नहीं बन पाएंगे, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। ये करना पड़ रहा है, एक गठबंधन में ये करना पड़ रहा है कि निमियाना पड़ रहा है मांझी समुदाय की इज्जत को मनुवादियों के पैरों तले रौंदवा रहे हैं एक गठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमने अपनी एक यात्रा निकाली, और फिर मैं ये कह रहा हूँ बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम के साथ गठबंधन चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो सीटों को लेकर के संदीप जी ये तो तब ना होगा जब कांग्रेस पार्टी सीटों की संख्या को लेकर के और जिताऊ सीटों को लेकर अपना खूंटा नहीं गाड़ेगी कि ये इतना चाहिए ही, ये वाला चाहिए ही, तभी ना बात बनेगी जी, है? ये सारे इंटरनल डिस्कशन होते हैं, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व इन्वॉल्व होता है। बैठिएगा तब ना, बैठक का ही बहिष्कार हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो रस्सा चल रही है, वो अपनी कसरत कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज, वो पुशअप मार रहे हैं, वो डिप्स मार रहे हैं, अभी तो चल रहा है ना। प्रेम रंजन पटेल जी पटना में ही हैं, वो शायद हमें अंदर की कुछ बात बताने वाले हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों जो है इनके राजेश राम जी इतने नाराज बताए जा रहे हैं, और तेजस्वी जी के अंदर क्या चल रहा है? अपने परिवार के लोगों का भी फोटो नहीं लगाए, पूर्व मुख्यमंत्री अपने पिताश्री लालू प्रसाद यादव जी का भी फोटो नहीं लगवाया, माताश्री राबड़ी देवी जी का भी फोटो नहीं लगाया, अभी विनोद जी बता रहे थे। हाँ, नहीं देखिए, अब कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बातों को। अब अभी राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा पर आए थे और तेजस्वी यादव उनके साथ थे यात्रा में। राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बना रहे थे, सपना दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री का चुनाव कब होना है? 29 में चुनाव होना है प्रधानमंत्री के लिए, लोकसभा का चुनाव। लेकिन तेजस्वी जी ने अभी से खुल करके बोल दिया था कि हाँ भाई राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि तेजस्वी के नाम पर मुहर लग जाए, इसलिए कि कई बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है,
और हर बार आशा लगा करके राहुल गांधी जाते, तेजस्वी यादव जाते हैं कि वहां हमारे नाम पर सहमति बन जाएगा, नाम पर सहमति नहीं बन पाता है। इसलिए इन्होंने जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया ताकि जो है उनके नाम पर मोहर लगा दे। लेकिन वहां भी मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा, कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, कौन आपका चेहरा होगा। राहुल गांधी इसको सीधे तौर पे उन्होंने नकारने का काम किया, उस बात को जो है उन्होंने नहीं लिया गंभीरता से। अनिल की तेजस्वी की बात को पर जो है उन्होंने तेजस्वी के नाम पर मोहर नहीं लगाया। अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हमारा कोई पार्टी, सहयोगी पार्टी और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमिटी है महागठबंधन का, उसमें मेरे नाम पर सहमति नहीं बन रही है, तो वो अपनी यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा लेकर के निकले हैं। स्वयंभू मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर करके उनके सहयोगी दलों को लगता है कि तेजस्वी का जैसे ही नाम आएगा वो पुराना दिन, लालू राबड़ी के समय का संदीप जी ने एक सवाल और पूछा आपसे, सामने आ जाएंगे। प्रेम जी संदीप जी ने कहा कि एनडीए में भी तो जो है सीटों के बंटवारे को लेकर कई दल गिड़गिड़ा रहे हैं, हमको इतना दे दीजिए, हमको इतना दे दीजिए। यहाँ कोई गिड़गिड़ाने वाला नहीं है। जो उन्होंने कहा मांझी जी को लेकर करके, हमारे यहाँ सहमति है। हर लोग जो है अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या लड़े। लेकिन सब लोगों की इच्छा क्या है? सब लोगों का एक ही मकसद है, एनडीए की सरकार 225 का लक्ष्य, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोकसभा में भी हम लोग साथ मिलकर के लड़े। मतलब संदीप जी के पूरे गठबंधन के लिए सिर्फ 18 सीटें छोड़िएगा आप, सिर्फ 18 सीटें विपक्ष के लिए छोड़िएगा। कोई ये नहीं है, सीट का कोई मामला है ही नहीं। एनडीए की सरकार बना है, महागठबंधन को किसी कीमत पर नहीं आने देगा। इन लोगों ने 1 मिनट जरा सा सुन लीजिए। इन लोगों ने बिहार के जले पर नमक छिड़कने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार को गालियां दी, बिहार को अपमानित किया, सर्वसार कराया बिहार को, उन लोगों को रेवंत रेड्डी को क्या कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री का डीएनए जैसे के साथ जो ऐसे मिलता है हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का। ठीक है, क्या कहा था? ठीक है। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का, लोग आते हैं, डीएमके के नेताओं के भी बयान हैं, क्लीनर का काम करते हैं, ठीक है, संसाधनों पर कब्जा करते हैं, लौटता हूं प्रेम जी, टैक्सों पर चोरी करते हैं। ठीक है प्रेम जी, लौटता हूं थोड़ी देर में लौटता हूं। मधुरेश, ये जो दूरी बनाई गई है, क्या इसके पीछे अगर एक देखा जाए, एक तो अभी प्रेम जी जो जिक्र कर रहे थे रेवंत रेड्डी के बयान, एमके स्टालिन के बयान और तमाम डीएमके के नेताओं के बयान, और उन लोगों को वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी लेकर आए थे। फिर दरभंगा में कांग्रेस के नेता के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली, उसके बाद बिहार कांग्रेस की तरफ से वो एआई वाला वीडियो, ये तमाम चीजें जो हैं, क्या इसको लेकर भी तेजस्वी यादव असहज महसूस कर रहे हैं कांग्रेस को साथ लेने में? और क्योंकि कांग्रेस को साथ नहीं ले रहे हैं, इसलिए बाकी दलों को भी नहीं ले रहे हैं। और बाकी वो मुख्यमंत्री का चेहरा वाला मुद्दा तो है, लेकिन क्या ये भी इसमें एक फैक्टर हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर राजद को फायदा नहीं पहुंचा रही है तो ऐसे मसले हैं और ऐसे ऐसे मसले लगातार वो खड़ा कर रही है जिससे आने वाले चुनाव में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जैसे अगर जैसा कि आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाली बात हो या वीडियो की बात हो, अब इस पे जब राजद के प्रवक्ताओं से, नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो बिल्कुल असहज हो जाते हैं। डिफेंड करने के लिए कोई वर्ड नहीं होता है कि किस तरीके से उनको डिफेंड किया जाए। इस एआई वाले वीडियो में खास करके जो गाली गलौज का मंच था उस पे तो जो राजद के नेता थे वो खुल करके कह रहे थे कि वहां पे राहुल गांधी मौजूद नहीं थे और ये कोई आम कार्यकर्ता था या कोई आम व्यक्ति था जिसने गाली गलौज की, तो ये कहकर वो अपना पल्ला छुड़ा रहे थे। लेकिन जब ट्विटर हैंडल से बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो ट्वीट कर दिया जाता है तब फिर राजद के लिए भी कहने के लिए कुछ नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो जो कांग्रेस के नेता हैं जो लोगों को लगातार फेस करते हैं उनके लिए परेशानी का सबब हो जाता है कि भाई क्यों आप एक ऐसी महिला को लगातार टारगेट कर रहे हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, देना नहीं, और वो दिवंगत हैं, अब स्वर्गीय हो चुकी हैं, ये भी बात जी। ठीक है, लौटता हूं। मधुरेश, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए एक लाइन, फिर जाएंगे विनोद। हाँ बिल्कुल, तो ये जो असहज स्थिति पैदा हो जा रही है राजद के नेताओं के लिए, तो इसलिए कहीं ना कहीं राजद अपने आप को एक साइडलाइन पे ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि जो इंटैक्ट उसका वोट बैंक है उसको वो संग्रहित कर सके और बढ़ा सके। ठीक है विनोद जी, इसी पर आपका नजरिया। क्या
तेजस्वी यादव अगर आज कांग्रेस से, राहुल गांधी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। कुछ कारणों की चर्चा हमने पहले की और कुछ कारणों की चर्चा अभी मैं मधुरेश के साथ कर रहा था। सबसे पहले तो संदीप जी से हमें ये पूछना चाहिए आज कि इस वोट अधिकार यात्रा का वो वोट चोरी वाला मुद्दा गया कहाँ? आज जो आपने देखा होगा इस यात्रा में जब तेजस्वी निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा है नाम, और बिहार अधिकार यात्रा में अब उनका जो है मुद्दा पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, ये सारे वो जोड़ रहे हैं जो वहाँ के मुद्दे हैं। तो क्या मीडिया में स्पेस और सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग लेके राहुल गांधी ने तेजस्वी का नुकसान किया? ये सवाल तो बनता है कि अगर ये आरजेडी पूरी तरह से ये बात आज इस विचार आत्मचिंतन में लगा हुआ है कि भाई ये राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी को क्या मिला, उसके पार्टी को क्या मिला, तो आपने पूरे पार्टी के यात्रा के बीच में सिर्फ गाली गलौज और वो सारे विवादित चीज तो ले लिए, सोशल मीडिया पे आपने पूरा ये बना दिया जी। आपने ये कहा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते सुने कि हमारा बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गया है, लेकिन अब सवाल है कि अब आरजेडी के खाते में क्या आया है? तो आरजेडी कम से कम इस चीज को तो ये सीरियसली लेगा कि भाई जो आदमी अपने शीर्ष पुरुष जो उसका है लालू यादव और राबड़ी देवी, उसको भी हटाने के लिए तैयार है। आप उसको देखिए, अभी हम बस के लिए अपने एडिटर को बोलते हैं, प्रोड्यूसर को, एक बार वो बस दिखाए। बिल्कुल, आप हमारे उसको प्रोड्यूसर दिखाएंगे अभी उसको। बस में देखें उसको आप, उसमें कोई लालू यादव की तस्वीर नहीं है। तो जो आदमी इस तरह से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, बस आ भी गई आप अपने टेलीविजन स्क्रीन क्यों देखिए आप इसमें कहीं आप लालू यादव का और आप राबड़ी देवी का सिर्फ तेजस्वी दिख रहे हैं, तो वो फिर राहुल गांधी को क्यों लोड ले भाई? तो ये सवाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब बिहार में सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास मुद्दे क्या है। ठीक है, इस मुद्दे को आप देखिए, कल ही प्राइम मिनिस्टर पूर्णिया पहुंचे थे, कल ही बिहार में उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को दिया है बिहार को जी। पिछले महीने में अगर आप देखेंगे पीएम की 11वीं रैली है, बिल्कुल, और वो रैली सीधे फोकस है डेवलपमेंट की, बिल्कुल, और वो फोकस है एक विकसित बिहार की। आप विकसित बिहार की बात जब मुद्दे में आप करेंगे जी, आप जब पीएम मोदी के उस प्लान का करेंगे 2047 तक का डेवलपमेंट का प्लान करेंगे जी, तो बॉस आपको ये बस पे घूमने और फोटो लगाने से बात नहीं बनेगा, एजेंडा रखना होगा। ठीक है, और इस एजेंडे में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महागठबंधन अभी बहुत पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाई पड़ रहा है। मैं संदीप जी के पास भी जाऊंगा, प्रेम रंजन पटेल जी के पास भी जाऊंगा और जरूर इस पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस चर्चा को जारी रखेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से भारत आज दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल उद्योग को नई गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने और प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 17 सितंबर को होने जा रहा है। आइए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और इस समय हमारी चर्चा जारी है बिहार को लेकर के। हमारे सारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे संदीप त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। संदीप जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि क्या आपने आरजेडी को उन तमाम चीजों को लेकर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, रेवंत रेड्डी, स्टालिन सबको बुलाना, फिर प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताश्री को गाली गलौज, और फिर एआई जनरेटेड वीडियो, ये सारी चीजें करके क्या आपने आरजेडी को असहज कर दिया? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लालू प्रसाद यादव जी को भी जब उन्होंने अपनी यात्रा से हटा दिया है, उसी तरह आपको भी हटा दिया है। और एक मुद्दा और आकर के जुड़ता है कि भाई आपके चाहे उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष हों कि बिहार के राज्य अध्यक्ष हों या फिर महाराष्ट्र में उस समय वो बोलते थे शिवसेना नेता संजय राउत भी कि यहां क्या बात करेंगे, सीधे जाते दिल्ली बात करेंगे। तो आपके राज्य अध्यक्षों से बिहार में चाहे वो राजेश राम हो, यूपी में अजय राय हो, आपके गठबंधन के भागीदार उनको कुछ मानते ही नहीं है। नहीं, जायसवाल जी की बिहार में बहुत पूछ है। जायसवाल जी बिहार में सारा डिसीजन ले लें। आप तो बस उनके ऊपर बाद में मतलब कर लीजिएगा, पहले अपना दे दीजिए ना जवाब। अब जायसवाल जी पे वो दे देंगे ना जवाब, पटेल जी। खास तो ही मैं जवाब दे रहा हूं कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका अहम होती है, चाहे वो वहां हो चाहे यहाँ हो। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहली अब प्रेम भैया, प्रेम से एक बात सुनिए। अभी आपने कहा कि बिहार में जो है कांग्रेस ने जले पर नमक छिड़क दिया। भाई जले तो हैं बिहार के लोग। अब 2018 में उसी गुजरात में पटक पटक के मारा हो, और वो गुजरात से आने वाला मुख्यमंत्री एक शब्द न बोला हो, और आकर वो लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा भाषण दे, और गुजरातियों के भरोसे अडानी को जमीन दे दीजिएगा 1 रुपए में, तो जलेंगे नहीं? जले थे और जले हैं। इसी जलन का बदला आने वाले समय में बिहार की जनता लेने वाली होगी। जवाब दीजिए प्रेम जी। जमीन मिलती है, एक एकड़ जमीन 1 रुपए में। दीजिए जवाब। अडानी मालिक, प्रेम जी। बिहार के लोग कुछ नहीं। अभी जमीन पूरी तरह से समाप्त हो रही है। जरा ये रुक जाए। अब मंत्री प्रेम जी जवाब दीजिए। रुक जाए ना, इनको जरा रुकवाइएगा तब तो बोलेंगे। ये टेक्सटाइल बिहार, ये टेक्सटाइल पार्क बिहार में लग सकता था। आज वो आज जो उद्घाटन मध्य प्रदेश में कल करेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए प्रेम जी। रुकवाइएगा तब तो जो है ये कांग्रेस, संदीप जी रुकते नहीं है भाई। कांग्रेस की जमीन यहाँ समाप्त हो गई है। पिछली बार इनको 70 सीटें महागठबंधन में मिला था और उन 70 सीटों में 19 सीटें जीती थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसका परफॉर्मेंस, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, इस बार हम 50 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। अब राहुल गांधी आए हैं केवल अपनी सीट बचाने के लिए यात्रा पर। वो वोट अधिकार यात्रा तो केवल नाम मात्र का था। इनके जो है इनके ये सीट बचाने के लिए इनको लगता था कि 70 सीटें जो है तेजस्वी यादव दे दे, लेकिन तेजस्वी यादव 70 नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद जो है ये गठबंधन के साथी को खा डालते हैं, पूरी तरह से समाप्त हुई। और जहां विकास की बात कर रहे हैं, अगर विकास जो है बिहार के अंदर में हुआ है, आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने बिहार को कितना बर्बाद किया? जेडीयू को खत्म कर दिए। लालू के नेतृत्व में, राहुल के नेतृत्व में जिस पार्टी पर चलता है उसी को खा डालती है। ऐसा ही देखिए, गठबंधन के आपके भागीदार किसके किस तरफ कितने खुश हैं, वो तो वो समझ में आ रहा है सबको, कौन कितना भागीदार दल खुश है। विनोद जी को टिप्पणी करना त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी माफी मैं चाहूंगा, सिर्फ आपको बीच में 1 मिनट लेता हूं। एक मिनट सर, 1 मिनट सुनिए। मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ आपके किसी भी बात में मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता। सुनिए, 1 मिनट रुक जाइएगा। 1 मिनट देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। आप जो चैनल पे बात कर रहे हो, कहीं भी बात कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस अडानी ग्रुप और ये सारे फेक नैरेटिव फैलाते हैं, आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपके भूपेश बघेल थे और वहां अगर अडानी ग्रुप का वहां MOU साइन करे, वहां सरकार से एग्रीमेंट करे, पावर कॉरपोरेशन और पावर डेवलपमेंट की बात करे तो वो सही था।
तेलंगाना में अभी अडानी ग्रुप ने, अशोक गहलोत ने राजस्थान में किया था, अशोक गहलोत राजस्थान में किया था, केरल और बंगाल की केरल में सरकारें कर अडानी रही हैं। ग्रुप का इतना बड़ा बोर्ड बन रहा है। सही बात तो ये क्या आप मजाक आप पूरे देश में फैलाते हैं कि जब अडानी ग्रुप किसी एनडीए शासित राज्य में उसका कोई पावर प्रोजेक्ट या कोई दूसरा प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू होता है तो आप एक नैरेटिव देते हैं 1 रुपया में, अरे ये किसी के इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उस इंडस्ट्री पॉलिसी में कोई स्टेट किसी बड़ी कंपनी को उस चीज के लिए अपना एग्रीमेंट करती है, तो आप अगर अडानी ग्रुप को बाइकआउट किए हो तब तो आपकी बात बनती है। ये सब समझते हैं कि इस तरह का फेक कम से कम ये नहीं, वो सारे राज्यों में कारोबार करते हैं ना, सारे राज्य में कारोबार करते हैं, उसी शर्त पे कारोबार करते हैं। ये हालांकि मुद्दा से अलग बात है। फिलहाल समय की कमी है, अब फिर हम लोग जुड़ेंगे संदीप जी, माफी के साथ फिर जुड़ेंगे, फिर करेंगे चर्चा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया, मधुरेश आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो एक और बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है कि वक्फ संशोधन कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला कल आया था, उस फैसले में सब लोग अपने अपने हिस्से की चीजें ढूंढ रहे हैं। तो सारी जमातें अपने अपने हिस्से की चीजें ढूंढ रही हैं, लेकिन है क्या और किनको क्या मिला और किनको मायूसी भी हाथ लगी है क्या? दरअसल वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संसद द्वारा पारित कानून पर पूरी तरह स्टे देने से तो मना कर दिया था, लेकिन इस कानून के कई प्रावधानों पर फिलहाल स्टे लगा दी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत भी किया, मुस्लिम पक्ष से भी इसका स्वागत हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने अब, यानी कि पहले तो स्वागत किया लेकिन अब इस फैसले पर नाराजगी दिखानी भी शुरू कर दी है। अपने अंतरिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 100 साल पुराने 1923 के वक्फ एक्ट के प्रोविजन का हवाला देते हुए कहा कि पिछले वर्षों में अप्रबंधन और संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण दानकर्ताओं के उद्देश्य के साथ सही नहीं हुआ है। वक्फ एक्ट का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज के लोगों की बेहतरी, अभावग्रस्त लोगों की मदद करना था। वक्फ एक्ट में संपत्तियों का लेखा जोखा और ट्रांसपेरेंसी रखने की सख्त हिदायत भी दी गई है। साथ ही वक्फ अधिकारियों के मिसमैनेजमेंट पर दंडित करने का भी प्रावधान रखा गया था। तो जाहिर है कि कोर्ट की चिंता से लोग वाकिफ थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को धार्मिक मानकर अनदेखी कर दी जा रही थी लगातार। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की। यही वजह है कि कोर्ट ने सिर्फ कुछ प्रावधानों को छोड़कर पूरे कानून पर स्टे लगाना उचित नहीं समझा। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों का पंजीकरण करना, उन्हें सुव्यवस्थित करना है। मकसद है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वक्फ एक्ट के एक प्रावधान में वक्फ करने के लिए किसी भी व्यक्ति का इस्लाम धर्म का अनुयायी होना पहले जरूरी था, लेकिन कोर्ट ने इसका फैसला राज्य सरकारों पर कल छोड़ा अपने अंतरिम फैसले में कि व्यक्ति इस्लाम धर्म मानने वाला है अथवा नहीं है, ये राज्य सरकार तय करे। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सीईओ जहां तक संभव हो ये मुस्लिम समुदाय से ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होने पर गैर मुस्लिम भी अगर बने तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वक्फ जमीनों को लेकर 2009 के कानून में अगर जो जमीन लंबे समय से वक्फ द्वारा इस्तेमाल की जा रही है उसे वक्फ माना जाता था, यानी इसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता था। कागजात नहीं होने पर भी वो वक्फ हो जाता था, लेकिन नए एक्ट में वक्फ बाय यूजर्स का प्रावधान अब नहीं है। तो कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया है। वक्फ ढांचे को लेकर केवल मुस्लिम ही वक्फ संचालित कर सकते हैं। कोर्ट ने इनके बहुमत सुनिश्चित करने को कहा है और जिला कलेक्टर की भूमिका को नहीं माना है। जांच का अधिकार ट्रिब्यूनल के पास ही रहेगा। तो जाहिर है कि वक्फ सुधार पर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जिसने अपनी संपत्तियों का दान किया है उसका हक मुस्लिम समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। सरकार ने कोशिश की है कि वक्फ बाय यूजर्स जैसे प्रावधानों के उद्देश्य इसके उद्देश्य में भटकाव बढ़ाते हैं। दानकर्ता और दान का सही विवरण अब आवश्यक होगा और वक्फ के उद्देश्य को सही मायनों में पूरा किया जा सकेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से वक्फ संपत्तियों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।
मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन सपा के नेता एसटी हसन ने वक्फ कानून में कलेक्टर के अधिकारों को कम करने की सराहना की। मंदिरों के ट्रस्ट के अंदर और उनके कमेटीज के अंदर मुसलमान का होना भी अनिवार्य होना चाहिए, तो क्या लोग मानेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगा? जहां तक सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डीएम की पावर्स थी उस पर रोक लगा दी, इसका हम स्वागत करते हैं। डीएम की पावर्स, क्योंकि आमतौर से ये देखा गया है कि डीएम साहब जो हैं वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और सरकार की बात करते हैं। सरकार जैसा चाहती उनसे करा लेती। तो राय बिल्कुल बटी हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कानून को मौलिक अधिकारों का हनन बताया। मौलिक अधिकारों का हनन है ये एक्ट जो है, संशोधन जो है, इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, संवैधानिक लड़ाई कोर्ट में लड़ते रहेंगे और बहस होगी, अंतिम निर्णय आएगा। साथ ही साथ जन आंदोलन भी हम चलाते रहेंगे। लेकिन पार्शियली तो ये वेलकम है, आंशिक तौर पर जो इंटरिम आदेश है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारी मांग थी कि इसको पूर्णतया रोक लगाई जाए, ये असंवैधानिक है, वो नहीं किया उन्होंने। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि यह कानून लूट की मंशा रखने वालों पर रोक लगाएगा। लंपट लॉबी की को लीगल छूट का जो एक लाइसेंस था, वो लाइसेंस की बहाली नहीं हो पाई, क्योंकि उस लाइसेंस, इस लूट के जो लाइसेंस था उसकी नाकेबंदी और तालेबंदी इस सुधार और कानून की वजह से हो गई। इसलिए जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरा जो कानून है या जो सुधार है वो आस्था के संरक्षण का और प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का है। और ये ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसके प्रति जो है वो कंफ्यूजन भी था, कन्फ्लिक्ट भी हो रहा था, एक पूरी तरह से विरोधाभास से चारों तरफ से था, उसमें जो है वो क्लियरिटी आई है। तो ये तमाम पक्षों की राय है, लेकिन क्योंकि इस फैसले को आए हुए अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब हम इसकी कुछ और बारीकियों पर बात कर सकते हैं। विकास सारथी हमारे संवाददाता जो सुप्रीम कोर्ट पर पैनी नजर रखते हैं, फैसलों पर पैनी नजर रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनोद मिश्र भी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विकास, पहले आपके पास चलता हूं, जरा ये बताइए, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, कल भी हमने इस मुद्दे पर बात की थी। ऐसा क्या है कि पहले कुछ लोगों ने, कुछ पक्षों ने कल तो इसका स्वागत किया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि उनको असंतुष्टि होने लगी कि नहीं भाई ये ठीक तो नहीं है। ऐसा क्या है इस फैसले में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट प्रोनाउंस किया तो कुछ बातों पर लोगों का ध्यान नहीं गया। मसलन जो 5 साल कम से कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की जो शर्त थी, शायद ये इंप्रेशन गया कि इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन कोर्ट की रोक सैद्धांतिक तौर पर नहीं थी। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जब तक सरकार नियम नहीं बना देती तब तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। यानी वो प्रावधान वहां है, आप रूल फ्रेम कर लें और फिर इस शर्त को आप लगा सकते हैं कि कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही किसी तरह का कोई वक्फ क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर एक ये भी बात आई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई जगहों पर अपना जो उन्होंने निर्णय लिया है उसके पीछे कारण कुछ टिप्पणियां भी दी हैं। जैसे ये जो 5 साल वाली शर्त है, इसको सैद्धांतिक रूप से कोर्ट ने इसलिए भी स्वीकार किया क्योंकि कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड किया कि बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जिनमें अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए, यानी जो कर्ज चुकाना था उसको ना चुकाने के लिए लोगों ने क्या किया कि वो कन्वर्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। तो ये कोर्ट कहा कि ऐसे इंसिडेंट्स पाए गए हैं, तो इसीलिए अगर 5 साल की एक सीमा तय की है सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से, तो इसको लेकर सरकार नियम बनाए और उसके बाद इसे लागू करे। दूसरा बड़ा सेटबैक जो लगा है वो लगा है मॉन्यूमेंटेड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से कानून के पक्ष में देखा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जो इमारतें हैं जो ASI द्वारा घोषित की जा चुकी हैं
पुरातत्व महत्व की और संरक्षित स्मारक हैं जी, इनको वक्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाओं में ये दलील दी गई थी कि पुरानी मस्जिदें हैं, काफी पुरानी मस्जिदें, 300, 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें, अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी में उनको डाल दिया गया तो वक्फ का अधिकार उनसे खत्म हो जाएगा। इस पर कोर्ट पूरी तरह से कानून के समर्थन में आया सामने। नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते थे, जो इस मामले में याचिका करता थे। वो चाहते थे कि गैर मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड में, वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ना हो। उसको भी कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने उनसे कुछ सहमति ये दिखाई कि बहुमत में मुस्लिम होने चाहिए, सीईओ को मुस्लिम होना चाहिए, वो भी अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन ये कोर्ट ने नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी सैद्धांतिक रूप से अपनी अनुमति दे दी। तो कुल मिलाकर कल कुछ खास याचिकाकर्ताओं को मिला नहीं है, सिवाय एक राहत के कि जो कलेक्टर जांच करेंगे उस बीच में वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी ही माना जाएगा अंतिम निष्कर्ष आने तक, या ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट द्वारा मालिकाना हक तय करने तक। यही और यही सिर्फ एक राहत है उनके, बाकी कहीं पर उनको कोई राहत ऐसी मिली नहीं कोर्ट। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, देखिए अभी तो ये अंतरिम फैसला है, फिलहाल के लिए कुछ प्रावधानों पर स्टे भी है, यानी कि जब अंतिम फैसला आएगा उससे पहले दोनों पक्षों की तरफ से या जितने भी पक्ष इसमें हैं सभी की दलीलें सुनी जाएंगी। कल पहले स्वागत किया गया, उसके बाद असंतोष, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कल भी चर्चा की थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने, एक तो सबसे पहले बहुत ही माइल्ड कानून बनाया था वक्फ संशोधन को लेकर, लेकिन उसमें भी कुछ चीजों को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया फिर भी असंतुष्टि। लाल जी, इसके पीछे तो तर्क है, विकास जी ने अपने काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इंपॉर्टेंट इसमें समझने की 128 पेज का ये इंटरिम ऑर्डर था कोर्ट का, तो अब 128 पेज को तो पढ़ने में भी समय लगे होंगे। उसके बाद उन्हें पता चला होगा कि भाई इसमें क्या क्या इसमें प्रोविजन कोर्ट ने रखा है। अब इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप वक्फ बाय यूज कहते हैं और जब आप किसी भी संपत्ति को कह देते हैं ये वक्फ का सबकी संपत्ति है, तो आपको कम से कम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, आईना आप कह सकते हैं इसको, कि 1923 का वक्फ एक्ट है। 100 साल पुराना इस वक्फ एक्ट में 1923 के बाद 1934, 1952, 1979, 75, 9, जितने बार आप ये देखिए सारे एक्ट में सुधार के लिए जितने भी हुए थे वो हम आपको उसको एक सुधार कह सकते हैं जी। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, ये वक्फ के अब तक के सबसे सुधारों में इसको एक महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं, माइलस्टोन मान सकते हैं। बिल्कुल। ये रिफॉर्मेशन इसलिए है कि जब आप सरकारी संपत्ति को वक्फ करते हैं और वक्फ बताते हैं तो ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार की संपत्ति देश की जनता की संपत्ति है, देश के लोगों की संपत्ति है, और उस लोगों की, उन लोगों की संपत्ति को आप एक तरफा कह देंगे तो अब आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता आपको 1923 में दिखाया गया है जी, जो आपको मैनेजमेंट की बात 1923 में रखा गया है, वही बात तो इस 2025 में कहा गया है। तो आपको अगर इन संपत्तियों का जो डीड है, वक्फ डीड इंपॉर्टेंट है, आपको हर संपत्तियों का वक्फ डीड होना चाहिए, और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी उसकी वक्फ की संपत्ति होगी। यूजर्स क्लॉज का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, ये बात पे कोर्ट ने भी एक तरीके से मुहर लगा दी। बिल्कुल, आगे भी हम इसकी बारीकियों को लेकर चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज खास तौर पर बात करेंगे कि जीएसटी में जो राहत का पिटारा खोला गया है उसके लिए किसानों को और कृषि क्षेत्र को क्या क्या मिला है। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त आप बात करेंगे कि जीएसटी सुधारों में अन्नदाता किसानों को कितने और किस तरह के तोहफे मिले हैं। जीएसटी सुधारों में किसानों और कृषि क्षेत्र को मिला है बम्पर तोहफा। दरअसल ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों में जीएसटी करों में भारी कटौती की गई है। ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर अब सिर्फ 5% ही टैक्स लगने वाले हैं। इससे पहले ट्रैक्टर समेत इन उपकरणों पर 12% का टैक्स लगता था। यानी कि अगर देखिए तो अब ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को सीधे सीधे 40,000 रुपए की भारी बचत होने वाली है। अमोनिया खाद के तौर पर जो इस्तेमाल होता है उस पर भी अब जीएसटी 18% से घटकर सिर्फ 5% रह गई। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, इसका भी इस्तेमाल कृषि से जुड़ी हुई सामग्री बनाने में होता है। 18% से सिर्फ 5% रह गए, भारी गिरावट। साथ ही जैविक कीटनाशक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसका खेती में इस्तेमाल होता है उस पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो घटी हुई जीएसटी जो है इससे प्राकृतिक और जैविक खेती को जबरदस्त बढ़ावा मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, माल वाहन बीमा जो है उस पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगनी है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी लागत कम होगी, उसका फायदा किसानों को मिलेगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट की लागत घटेगी और किसानों को राहत मिलेगी। तो जीएसटी के सुधारों के बाद जहां आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच आसान हो जाएगी तो किसानों के लिए भी ये एक वरदान साबित होगा। तो देश के अन्नदाता इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। जो ये कृषि उत्पादक की जो चीज़ें हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह, इस पे जो जीएसटी कम हुई है उससे किसानों को और किसान से रिलेटेड जो भी मंडी में सामान जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी सब्जी वाले हैं, सबको प्रॉफिट होगा। क्योंकि रेट कम होगी तो हमको भी फ़ायदा होगा और उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। सभी वर्ग को देखकर भारत सरकार ने जीएसटी में 10% की कटौती की है। किसान वर्ग को भी विशेष ध्यान रखा गया। जो कृषि के जो भी यंत्र थे उन पे 12% था जीएसटी, उसको 12 से 5% पे कर दिया। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान वेद जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि कर विशेषज्ञ हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आईसीएआई की। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जरा समझाइए, आम लोगों को तो भारी राहत मिलने ही वाली है। अन्नदाता किसानों के लिए कुछ बातें तो हमने बता दी हैं, कुछ आप और बढ़िया से बता दीजिए हमारे अन्नदाता किसानों के लिए कि क्या क्या बड़ा तोहफा दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा तोहफा जीएसटी 2.0 का किसानों के लिए रखा गया है। और वैसे तो जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म, जैसे आपने कहा, सभी के क्षेत्र के लिए मार्क किए गए हैं। और जैसे आप आइटमें गिना रहे थे तो वो आपके देखने लायक। ट्रैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट है। ट्रैक्टर के पार्ट्स जो जरूरत पड़ते हैं, ट्रैक्टर के टायर एंड ट्यूब्स, सोलर पावर्ड इरिगेशन जो डिवाइसेस होते हैं जो किसानों के यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स उसकी कीमत, पेस्टिसाइड्स उसकी कीमत में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसकी। अब ये जो जितने नट्स हैं जिसे हम कहते हैं, ये मेवा वगैरह जितनी भी हुई है, किसानों की फसल जितनी भी होती है, इसके ऊपर कम किया गया है। इस मिल्क पे कोई वो जीएसटी नहीं है, पनीर पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और फिश पे, हनी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, टेंडुलिप्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी किसानों से जुड़ी हुई है। और किसानों से जुड़ी बात करते हैं तो किसानों का नेचुरली इनपुट जो आपने बताया, फर्टिलाइजर, अमोनिया वगैरह जितने आइटम है वो चीज को किसान जो चीज पैदा करता है उसकी कॉस्ट लागत कम होगी। अगर उसकी लागत कम होगी तो उपभोक्ता को भी उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और इसके साथ आप देखेंगे स्प्रिंकलर है, मशीनें हैं, फिक्स स्पीड डीजल है, और जो ट्रैक्टर पार्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी बहुत भारी कमी की गई। तो हम क्या हम ये कह सकते हैं कि अन्नदाता किसानों को दो तरफा फायदा होगा? एक तरफ तो जो कृषि की लागत है इन तमाम चीजों के जरिए वो कम होगी, और दूसरी तरफ जो वो अपने उत्पाद बेचेंगे वो भी आसानी से बिकेंगे और उसमें भी आमदनी ज्यादा होगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, जब उत्पादन की लागत कम हो जाती है तो स्वाभाविक है वो मार्केट में कंपटीशन करने के लिए काफी मजबूत हो जाता है। जब कंपटीशन काफी मजबूत हो जाएगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उपभोक्ताओं की सेल बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और उधर उपभोक्ता को वो माल सस्ता मिलेगा। तो दोनों तरफ से फायदा है, विन विन सिचुएशन है, किसानों के लिए भी और एक आम नागरिक उपभोक्ता के लिए भी। और ये मानना चाहिए कि अन्नदाता एक ऐसी कैटेगरी है कि जो देश का पेट भरते हैं, उनकी अगर प्रोटेक्शन नहीं की जाएगी तो मुश्किल होती है। तो जीएसटी 2.0 में सबसे ज्यादा अगर प्रोटेक्शन की गई और ध्यान रखा गया है तो वो अन्नदाता का ही रखा गया है। इसीलिए मैंने आइटमें गिनाई है, वो स्वाभाविक है, सारी ही एग्रीकल्चर के साथ, फार्मर के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल सारी चीजें या तो इन पर जीएसटी हट गया है, नहीं तो लगभग 5% जीएसटी रखा गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कि आपने कहा कि किसानों को भी फायदा होगा, उसका फायदा सभी को मिलेगा, तो ये भी कह सकते हैं कि उसका फायदा भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। देखिए ये तो एक बात मान के चलनी चाहिए कि हमने जो 2 रिफॉर्म किए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बंद किया, उसका बेनिफिट देश की इकोनॉमी को मिल रहा है, क्योंकि 1 कंट्री 1 नेशन 1 टैक्स कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। क्योंकि आपको ये नहीं सोचता कि मैं यूपी में कारोबार कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, बिहार में कर रहा हूँ, तमिलनाडु में कर रहा हूँ, तो रेट में कोई डिफरेंस रहा है, सब जगह। जीएसटी 2.0 में जिस ढंग से रेट कम किए गए हैं, तो स्वाभाविक है कि इससे बाजार में माल सस्ता मिलेगा। अगर सस्ता होने से उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ती है तो मैं कंसिस्टेंटली कहता हूं प्रोडक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमें रोजगार मिलेंगे तो बढ़ते इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जैसे सभी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट 0.5% से जीडीपी की इसके ऊपर हमारा पर ईयर का फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, ये चौतरफा इसका असर होगा और बिल्कुल आपने सही कहा सर कि इसका फायदा सभी को मिलेगा। अन्नदाता किसानों को जब मिलेगा तो वो फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और इस चीज को समझाने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।